हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज फिर मैं आपके सामने एक साइंस का वीडियो लेकर के आई हूँ जो जीके के अंडर भी आएगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर देखे गए हैं और देखे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या है आपके लिए इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए पहला देखते हैं। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल कैसा रहेगा। यानी एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ तैर रहा है। जब बर्फ उसमें पिघलेगी तो पानी का तल कैसा रहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा अपरिवर्तित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जैसे ही हम बर्फ़ उसमें डालते हैं तो पानी का लेवल बर्फ़ के लेवल के हिसाब से बढ़ जाता है, और जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो जो लेवल पानी का बढ़ा था बर्फ़ डालने पर वो उतना ही रह जाता है। यानी बर्फ़ पिघल के जो पानी बनती है वो वही लेवल बराबर कर देती है। चलिए आगे देखते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। नेक्स्ट, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा। जब दाब बढ़ता है किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से। क्योंकि ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब आपने हीट चैप्टर पढ़ा होगा। तो जब भाप यानी स्टीम लगती है जो हमारे हाथ में या किसी भी बॉडी पार्ट में, तो उससे हमारा शरीर ज़्यादा जल जाता है, जबकि उबलने वाले पानी से कम जलता है। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आपने लेटेंट हीट का नाम सुना होगा, लेटेंट हीट को भी पढ़ा होगा, और लेटेंट हीट को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसका कारण लेटेंट हीट ही होता है। आगे देखते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो इसकी वजह है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मीय विकिरण। नेक्स्ट, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। क्यों? तो इसकी वजह है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो इसका कारण है जल की सघनता, ये 40 नहीं लिखा है, ये 4 लिखा है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। सॉरी। नेक्स्ट, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है वह क्या कहलाता है। तो जब कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है तो वह कहलाता है गलनांक। नेक्स्ट, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है क्वथनांक। नेक्स्ट,
रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी यानी कि जो ऊष्मागतिकी के 3 नियम दिए गए हैं, तो उसमें जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ, तो वो किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है? वो करता है ऊर्जा संरक्षण की। नेक्स्ट, निम्न तापी इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्यों? तो प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकते हैं क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। आर्द्रता यानी जो ह्यूमिडिटी होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। और ये आप तब देख सकते हैं जब बारिश का मौसम होता है, जब सितंबर चल रहा होता है, तो धूप भी निकली होती है, बारिश भी होती है और गर्मी भी होती है, उमस टाइप की जो होती है ह्यूमिडिटी, उसमें ये रीज़न होता है। आगे देखते हैं, यानी आर्द्रता से परेशानी महसूस होती है। नेक्स्ट, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। नेक्स्ट, सूर्य की सतह का ताप होता है। तो सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? तो वो होता है 6000 केल्विन। के है केल्विन। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाया जाता है कौन सा परिवर्तन होता है? तो जब पानी में नमक मिलाते हैं तो जो परिवर्तन होता है वह होता है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कौन सी चीज़ बढ़ेगी, कौन सी चीज़ घटेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत यानी इवापोरेट, इवापोरेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदुरा हो। यानी जब वो कोई भी पिंड है, जब वो काला होगा या खुरदुरा होगा तो वो ऊष्मा सबसे ज़्यादा अवशोषित करेगा। यह आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अब बीपी लिखा है तो आप इसे ब्लड प्रेशर ना समझिएगा, बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट है। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो अगर हम डिग्री सेल्सियस की में बात करें तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि, ये आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमेशा लाइट कलर के क्लोथ्स ही हम लोग प्रेफर करते हैं डार्क के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्यों? क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक होते हैं। यानी जो लकड़ी और बेकेलाइट होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये आपने जब हीट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन टर्म आया होगा, तो ये टॉपिक आपका कंडक्शन के अंदर आता है। आगे देखते हैं, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है?
घटती है। कब? जब तापमान में अचानक से वृद्धि होती है। आगे देखते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। आगे देखते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात इसलिए होता है क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। क्या कारण है? तो कारण है यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि, तो ओस क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आई थिंक इसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जो जल ठंडा रहता है वो रहता है वाष्पीकरण के कारण, यानी इवेपोरेशन के कारण। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि होती है और जो क्वथनांक को बढ़ा देती है। आगे, जब सीले बिस्कुटों को, सीले मतलब जो सील जाते हैं बिस्किट जिसमें नमी आ जाती है, को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आगे देखते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो जो वाष्प इंजन होता है उसमें उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो जाता है, उसका कारण है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। दाब यानी प्रेशर, हाई प्रेशर होता है। नेक्स्ट, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। आगे देखते हैं। यूनिट्स वाले क्वेश्चन है ये। यूनिट्स वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ऊष्मा का यूनिट है, तो ऊष्मा का यूनिट है जूल। नेक्स्ट, ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो है केल्विन। नेक्स्ट, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो जो ब्लैक बॉडी होती है वो अवशोषित कर सकती है केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। आगे देखते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो शीत ऋतु के दिनों में हम जब मौसम साफ होता है तब ठंड ज़्यादा महसूस करते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है आवृत्ति पर। नेक्स्ट, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर यानी जो साउंड हम सुन सकते हैं, जो ऑडिबल साउंड होते हैं, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये H और Z जो लिखा है इसे हर्ट्ज बोलते हैं, इससे साउंड को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। नेक्स्ट,
चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती है। तो चमगादड़ जो होते हैं जब ये उड़ते हैं, तो जैसे ये चमगादड़ है, ये उड़ रहा है और ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर कोई इसका कीड़ा है या इसका कोई प्रे यानी इसका कोई शिकार है, तो ये अपने साउंड को, जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं या अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, उनको छोड़ते हुए चलता है। तो जब ये साउंड सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वो आगे तो बढ़ नहीं पाती है, टकरा के क्या होता है, वापस आती हैं। तो इनको पता चल जाता है कि हमारा शिकार कितनी दूरी पर है, इसीलिए अंधेरे में ये आसानी से उड़ सकते हैं। ये तो सिर्फ शिकार है, कोई यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। हम केवल ऑडिबल साउंड सुन सकते हैं, इनऑडिबल या अल्ट्रासोनिक साउंड्स नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो वो किया था गाल्टन ने। नेक्स्ट, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण, यानी जो ध्वनि जा रही है जब वो टकराकर किसी ऑब्जेक्ट से वापस आती है, यानी प्रतिध्वनि होती है, उससे वो अपना रास्ता, अपना शिकार या बाधाएं कुछ भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा। नेक्स्ट, किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो वह किया जाता है अवरक्त तरंग का। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट, जब किसी स्थान पर दो लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है व्यतिकरण। आगे देखते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 30 मीटर। यहाँ पर जो प्रतिध्वनि हो रही है, जो चमगादड़ है या डॉल्फिन है, इन सब की जो बातें हो रही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? यानी कोई भी ध्वनि स्रोत है, उसकी आवृत्ति में यानी फ्रीक्वेंसी में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उसको बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है? ध्वनि से। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ये उत्पन्न करती हैं परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? परावर्तन। नेक्स्ट, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, यानी जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बोट्स होते हैं, जब ये समुद्र पे उतरते हैं तो जैसे हमें समुद्र तल की गहराई पता करना है या कौन सा शिप कब डूबा है, जैसे टाइटैनिक डूबा था तो हमें कैसे पता चला कि वो कितनी दूरी पे है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, सोनार एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा डिटेक्ट की जाती हैं। यानी जैसे ये शिप है, इसमें सोनार फिट है, ये नीचे क्या करता है? साउंड भेजता है। जैसे अभी आपको मैंने चमगादड़ में बताया था, तो ये साउंड ऑब्जेक्ट से टकराकर जब वापस आता है ऊपर, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है।
यानी पानी के अंदर जो यूज़ होता है वो होता है सोनार, और जो हवा में यूज़ होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी प्लेन उड़ रहा है या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसको ज़मीन से कैसे पता कर लिया जाता है कि वो कितने डिस्टेंस पे है या कहाँ उड़ रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है रडार। तो ये सोनार जो होता है, ये जो नौका संचालक होते हैं या शिप्स जो होते हैं उनके द्वारा यूज़ में लाया जाता है। इनसे हम ऑब्जेक्ट्स को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कहलाती है सोनोग्राफी। नेक्स्ट, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो वह है ध्वनि, यानी जो साउंड है वो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट, ध्वनि नहीं गुजर सकती, किस में नहीं गुजर सकती, निर्वात में, निर्वात यानी वैक्यूम। नेक्स्ट, यानी जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होगा, जहाँ एयर नहीं होगी, वहाँ ध्वनि तरंगे नहीं ट्रेवल करती हैं। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि यही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस के, ये साउंड को ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। आगे, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो इसको बोला जाता है सोनार। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, तो वो पैदा करते हैं पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट, इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जैसे बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, ये सब क्या पानी में तो रहते नहीं है, ये तो हवा में रहते हैं, तो ये भी यूज़ करते हैं इको साउंडिंग। नेक्स्ट, जैसे आपने एक एग्जाम्पल ये देखा होगा कि पिक्चरों या सीरियलों में देखा होगा कि पहाड़ पे जाकर के चिल्लाते हैं और आवाज़ टकराकर वापस आती है, तो ये भी इको का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि जब वायुमंडल नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, अभी ऊपर से ही वाले ही क्वेश्चन से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है डेसिबल में। नेक्स्ट, ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है, तो ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। आप स्टील की जगह कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जो मेटल का होगा। नेक्स्ट, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, यानी आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है, मौसम खराब होता है, तो बिजली पहले चमक जाती है जबकि गर्जने की यानी साउंड की आवाज़ बाद में आती है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। आगे देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग लगभग, यानी जो वायु होती है उसमें ध्वनि का वेग कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, तो ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 1। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो की थी थॉमसन ने। आगे देखते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है
यानी सूर्य है जो सन होता है उसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। यानी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, तो वही ये है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में या बीटा पार्टिकल्स में। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, यानी जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं और जो परमाणु बम होते हैं उनमें अंतर होता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि उसमें नहीं होती है। आगे, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरणें या फिर गामा रेज को। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपने पढ़ा होगा, जो परमाणु होता है उसका जो सेंटर होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में राउंड एंड राउंड ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी, चैडविक ने। नेक्स्ट, लेजर बीम सदा होती है अपसारी बीम। नेक्स्ट, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है लेसर। आगे देखते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, क्या वहन करता है, एक यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट, किसी परमाणु नाभिक या आइसोटोप वह नाभिक हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट, ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं समभारिक। नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।